नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और प्रेप आईएएस सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करने के वालों के लिए एक रैंडम टॉपिक लेकर आता रहता है और सभी टॉपिक यकीन मानिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और काफ़ी हेल्प करेंगे आपको इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में। ठीक है, तो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मेरा यहाँ पर दिया हुआ है। आई एम नवीन तिवारी और पिछले कई सालों से मैं सिविल सर्विस के फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ और हो सकता है कि मेरा अनुभव आप लोगों के काम आए। तो आज हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज की शुरुआत करी है जिसका नाम है टाइमलाइन ऑफ द एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जीएस का, जिसमें काफ़ी क्वेश्चंस उठ के आते हैं, तो उसी को समझने की कोशिश करते हैं आज। देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ आज। दिस ऑल वी हैव द टाइम लाइन ऑफ एंशिएंट इंडिया, जिसकी शुरुआत मानी जाती है, देखिए कई किताबों में दिखा हुआ है, फ्रॉम ओरिजिन्स अप टू द 700 एडी। ओके, तो हम इसमें कुछ बीसी वाले पीरियड को भी देखते हैं और कुछ देखते हैं एडी वाले पोर्शन को, कब तक, 700 एडी तक। तो शुरुआत हमने करी है यहाँ पर, देखिए हड़प्पन सिविलाइजेशन से, या कह सकते हैं कि हड़प्पन अर्बनाइजेशन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया की हिस्ट्री इससे पहले नहीं दी हुई है। इसमें सबसे पहला पोर्शन आता है प्री हिस्टोरिक पीरियड वाला, जिसमें हम कहते हैं पैरोलिथिक एज, मेसोलिथिक और नियोलिथिक एज की जो बात होती है उसमें, यानी कि स्टोन एज की बात हो रही है। तो प्री हिस्टोरिक एज को भी आप, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं गंभीरता से, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मेजर टॉपिक्स को देख सकते हैं। ठीक है, ये चलता है लगभग 1000 बीसी तक और कुछ समय तक ये ओवरलैप करता है किसके साथ, कैलकोलिथिक पीरियड के साथ। ओके, तो हेयर इज द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसकी शुरुआत मानी जाती है 2600 1750 बीसी तक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 2600 में हड़प्पन सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई थी। कुछ बुक्स ये बताती हैं कि लगभग 3300 ईसा पूर्व से हड़प्पन सिविलाइजेशन की शुरुआत हो गई थी। ये जो फेज है आपका 2600 से लेकर 1750 बीसी के बीच में, इसका मैच्योर और लेट हड़प्पन पीरियड है, यानी कि इसमें इस सभ्यता का सबसे अधिक विकास हुआ था। मैं आपको अलग से नक्शे में समझाऊंगा। पहले मैं सबसे पहले इन सभी चीज़ों को आपके सामने पढ़ देता हूँ कि एंशिएंट इंडिया में कौन सी घटना कब घटी। तो शुरुआत करते हैं हम लोग किससे, हड़प्पन सिविलाइजेशन से, जिसका टाइम पीरियड रखा गया है 2600 से लेकर 1750 बीसी का। और ये हड़प्पा पीरियड का मैच्योर और लेट हड़प्पन पीरियड है। ओके, नेक्स्ट चीज आती है जो लगभग इंडिया के उसी हिस्से में डेवलप हुई थी, उसका नाम है वैदिक सिविलाइजेशन। और इसी में हम देखते हैं नियोलिथिक और अदर कल्चर्स के बारे में भी, जो इंडिया के दूसरे हिस्सों में डेवलप हुई थी। और इसका जो टाइम पीरियड रखा गया, ये रखा गया 1500 से लेकर 600 बीसी तक। ओके, तो पीरियडाइजेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इंडिया के साउथ वाले पार्ट में हम देखते हैं कि मेगालिथिक कल्चर का भी काफ़ी डेवलपमेंट हुआ था। ये भी मैं आपको भी नक्शे के जरिए समझाता हूँ कि ये चीज़ें कहाँ पर डेवलप हो रही थी। तो दो चीज़ तो क्लियर हो गई हमारी, वो ये कि हड़प्पन सिविलाइजेशन पहली सभ्यता थी, और दूसरा नंबर आता है इसका वैदिक सिविलाइजेशन का, जो चलता है कहाँ से कहाँ तक, 1500 टू 600 बीसी। 6th सेंचुरी बीसी आते आते हम देखते हैं कि कई सारे महाजनपद का निर्माण हो गया। ऐसे कई सारे छोटे छोटे जनपद थे जो आपस में मिलकर बड़े बड़े जनपदों का निर्माण कर रहे थे, और उसका नाम था क्या, महाजनपद। और इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है हमको, बुद्धिज्म और जैन लिटरेचर से। एक का नाम है अंगुतर निकाय और एक का नाम है भगवती सूत्र। ओके, तो 6th सेंचुरी बीसी में काफ़ी इंपॉर्टेंट फिनोमिनास घटित होती हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। एक तो है खुद महाजनपदों का उदय, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होता है, मगध। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा माना जाता है, मगध। देखेंगे कि कैसे 16 महाजनपद में सबसे इंपॉर्टेंट मगध क्यों है और किस तरीके से उसका राइज होता है। और उसका राइज होना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। ओके, rise of buddhism is also one of the important phenomena of the ancient time which took place in 6th century BC। इसमें गौतम बुद्ध का आपको काफ़ी चीज़ें डिटेल में पढ़नी पड़ेंगी कि किस प्रकार से उनका ज्ञान था, किस प्रिंसिपल्स पे वो आधारित थे, और किस प्रकार से जो उनका ज्ञान था वो उस समय के समाज को किस तरीके से प्रभावित करता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना। और बुद्धिज्म के भी कई सारे शीस्म हुए, कई सारी काउंसिल हुई आने वाले समय में, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ देखते हैं कि बुद्धिज्म और जैनिज्म एक साथ चलने वाले जो धर्म थे, यानी कि बुद्धिज्म और जैनिज्म के जो जो इम्पोर्टेंट टीचर हैं, सबसे नंबर वन पे तो एक है कौन से, गौतम बुद्ध खुद। और जैनिज्म के हैं महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध आपस में कंटेम्प्रेरी थे, और इनका लगभग जो इलाका था वो भी एक सा ही था, अर्थात नॉर्दर्न बिहार और ईस्टर्न यूपी वाला। ओके, 6th सेंचुरी बीसी में, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मगध राज का जो उत्कर्ष हुआ है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना थी, जो कब तक रहती है, लगभग 323 ईसा पूर्व तक मगध राज एक बहुत ही पावरफुल स्टेट था। इसी में हम देखते हैं कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया बिटवीन 327
to 325। तो अलेक्जेंडर का इन्वेंशन भी एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है कि किस प्रकार से उसने भारत के नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में आक्रमण किया और काफ़ी बड़ा एम्पायर क्रिएट कर लिया था अलेक्जेंडर ने, इंडिया में नहीं। यानी कि जहाँ से वो आया था मैसेडोनिया से लेकर पूरे सेंट्रल एशिया होते हुए कैस्पियन सी को पार करते हुए अफगानिस्तान वाला इलाका, ईरान, आज का पाकिस्तान और इंडिया का नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट। तो अलेक्जेंडर का इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट हुआ था, ठीक है। तो उसने भी काफ़ी इम्पैक्ट किया होगा किसको, इंडिया के उस समय के समाज और कल्चर को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है वैसे। इसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से चंद्रगुप्त ने विष्णुगुप्त अर्थात चाणक्य के साथ मिलकर नंद वंश का अंत कर दिया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी। दिस टुक प्लेस इन 322 बीसी। और हम देखते हैं कि अप टू 185 बीसी मौर्य एम्पायर प्रोड्यूस्ड सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ दैट टाइम। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना होगा आपने, बिंदुसार उनके बेटे थे। और अशोक के बारे में कौन नहीं जानता, अशोक द ग्रेट बिलोंग्स टू मौर्यन एम्पायर। इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट घटना ये थी कि कलिंग वॉर वाली जो अशोक के समय में हुई थी 261 बीसी में कलिंग के विरुद्ध युद्ध किया गया था। और उसके बाद जो अशोक का जो हृदय परिवर्तन हुआ था, उसके बाद उसने धम्म की स्थापना कर दी थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको पढ़नी चाहिए, बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं इस वाले चैप्टर को। फिर बात करते हैं थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल की, जो होती है कब, 250 बीसी में। याद रखिएगा, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पाटलिपुत्र में हुई थी, अशोक ने करवाई थी, लेकिन उससे पहले 2 बुद्धिस्ट काउंसिल और हो चुकी हैं जो इसी बीच में आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हड़प्पा सिविलाइजेशन, उसके बाद हमने वैदिक सिविलाइजेशन देखा जिसके 2 पार्ट हैं, ऋग वैदिक पीरियड और पोस्ट वैदिक पीरियड। 16 महाजनपद का उदय, नंबर 3 अलेक्जेंडर का इन्वेजन, द फर्स्ट एम्पायर नाम दिया है किसमें, हम किसको, हमने मॉडर्न एम्पायर को। और उसी में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, ये इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं। लेकिन जो इसका लास्ट रूलर है वो कौन सा था, वो था आपका, जिसकी हत्या किसने करी थी, पुष्यमित्र शुंग ने, यानी कि बृहद्रथ की और शुंग वंश की स्थापना की थी। ओके, इन द नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं क्या है। तो देखिए, मौर्य एम्पायर केम टू एन एंड इन 185 बीसी। और उसके बाद देखते हैं हम कि इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है ये एक प्रकार से खुला हुआ है किसके लिए, विदेशी आक्रमणकारियों के लिए। तो इंडिया का जो ये वाला पार्ट है वेस्ट वाला और ईस्ट वाला और साउथ वाला पार्ट है, इसके 2 पार्ट हो जाते हैं इंडिया के। एक तो होता है वेस्टर्न एम्पायर में और दूसरा होता है ईस्ट वाले में। तो वेस्ट वाला जो पार्ट है इसमें हम देखते हैं कि कई सारे विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण किए, जिसमें सबसे पहले कौन आए थे, इंडो ग्रीक, नंबर 2 पे आते हैं शाकास, पार्थियन जिसको पहलव भी कहते हैं, और लास्ट में कौन से आए थे, कुषाण। सो अमंग ऑल दीज फॉरेन इन्वेडर्स सबसे ज्यादा इलाके में सबसे बड़ा इलाका किसका था, कह सकते हैं साम्राज्य किसका था, कुषाण का था, जिसके सबसे इंपॉर्टेंट राजा है कौन, खुद कनिष्क। और कनिष्क ने किसकी स्थापना करी थी, शक संवत की। इसी दौरान जब पोस्ट मॉडर्न पीरियड की हम बात करते हैं तो इंडिया का जो ये वाला हिस्सा है इसमें इंडियन डायनेस्टीज के बारे में आप जानेंगे, जिसका नाम है सुंग, जो कि एक ब्राह्मण वंश था। उसके बाद नंबर आता है कण्व का। और साउथ इंडिया में शासन हो रहा होता है किसका, सातवाहनों का। तो सातवाहन को मान सकते हैं वर द इमीडिएट सक्सेसर ऑफ मौर्याज इन द साउथ इंडिया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना। और सातवाहन ने भी कई सारे इंपॉर्टेंट रूलर्स प्रोड्यूस किए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है किसका, गौतमी पुत्र सतकर्णी का। ओके, तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड में इंडिया में कोई एक राजा नहीं है, कई सारे राजा हैं। ईस्ट में अलग है, वेस्ट में अलग है और साउथ में क्या है, अलग है, ठीक है। Brihadrath was slain by Pushyamitra Sung, and in this way, Maurya dynasty came to an end. Sorry, Maurya empire came to an end, and Sung empire came to an existence. इंडो ग्रीक यानी कि हिंद यमुनों ने नॉर्थ वेस्ट पार्ट में आक्रमण किया अंडर डेमेट्रियस। डेमेट्रियस वहाँ के शासक थे जिन्होंने 180 बीसी के आसपास इंडिया के नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में आक्रमण किया था, ठीक है। एक और राजा का नाम देखना पड़ेगा आपको, इसका नाम है मिनांडर, जिन्होंने 150 बीसी के आसपास का टाइम मिलता है। एक आते हैं मौज, अराउंड 94 बीसी में। विक्रम एरा की स्थापना भी 58 बीसी के आसपास हुई थी। और यहाँ पे चंद्र नाम के कोई राजा हैं, उनका एक नाम आता है इसमें, जिन्होंने इस संवत की स्थापना की थी आफ्टर डिफीटिंग दीज फॉरेन रूलर्स। One of the most important event of the post modern period is what, the development of the trade and commerce। ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स यानी कि व्यापार और वाणिज्य इस समय सबसे चरम पे था। लगभग 100 सालों तक हम देखते हैं कि इंडिया का व्यापार यानी कि द ट्रेड ऑफ इंडिया वाज कैरिड आउट विद द वेस्टर्न वर्ल्ड, दैट इज फ्रॉम द रोमन एम्पायर। भारतीय मसालों की डिमांड काफी हाई थी और ये वे दिन थे जब मानसून की भी खोज की गई थी और मानसून विंड की खोज की वजह से व्यापार में काफी वृद्धि हुई थी, ठीक है। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग या डिस्कवरी रही होगी, जिसकी वजह से व्यापार और वाणिज्य में काफी बढ़ावा मिला। ओके, हालांकि व्यापार और वाणिज्य यानी कि ट्रेड एंड कॉमर्स कोई नई चीज नहीं थी इंडिया के लिए दूसरे देशों के साथ, लेकिन इस समय मानसून की खोज की वजह से, जिसकी खोज किसने की थी, हिप्पालुस ने, उसकी वजह से ये जो
इंटेंसिटी थी काफ़ी बढ़ गई थी, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हमारी मुलाकात होती है एक ऐसे राजा से जो काफ़ी महान था, कुषाण साम्राज्य का, जिसने 78 से लेकर लगभग 105 एडी तक शासन किया। और अमंग ऑल द फॉरेन इन्वेडर्स, कुषाण was supposed to be the कुषाण ruled over the major portion of the North India। और इनके यहाँ पर स्थापित होने से कई सारी नई संस्कृति का भी विकास हुआ था। गौतमीपुत्र सतकर्णी जो कि सातवाहन के सबसे महान सम्राट थे, उनके बारे में भी आपको पढ़ना चाहिए कि ये किसके समकालीन थे, किसके कंटेम्पररी थे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए, रुद्रदमन वाज द शक रूलर, द ग्रेटेस्ट शक रूलर। इसके बारे में जानकारी मिलती है हमें गिरनार अभिलेख से भी, ठीक है, इनका जिक्र वहां भी है। और हम देखते हैं कि पोस्ट मॉडर्न पीरियड के बाद लंबे समय तक फॉरेन इन्वेडर्स और इंडिजिनस डायनेस्टी का शासन चलता है। और काफ़ी समय बाद लगभग 300 एडी के आसपास इंडिया में फिर से एक नया एम्पायर एस्टेब्लिश होता है जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है लंबे समय तक, एंड दैट इज अप टू द 550 एडी। इसके पहले राजा कौन से हैं? चंद्रगुप्त फर्स्ट हैं, 319 से लेकर 335 तक, और इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि ली थी। इट मींस व्हाट, ही वाज सपोज्ड टू बी द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ गुप्ता रूलर। और गुप्ता एम्पायर भी का एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है भारत के प्राचीन इतिहास में, ठीक है ना। इस पीरियड को क्लासिकल एज भी कहा जाता था क्योंकि कई सारे फील्ड में डेवलपमेंट हुए थे, चाहे वो साहित्य हो यानी कि लिटरेचर, चाहे वो और प्रकार की जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, उस सभी पीरियड में, उस वाले पीरियड में इन सभी चीज़ का डेवलपमेंट हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि ऑल राउंड प्रोग्रेस वाज अचीव्ड इन द गुप्ता एम्पायर। ओके, इसलिए से इसको क्लासिकल एज भी कहा जाता है। क्लासिकल एज का नाम दिया गया है इस वजह से क्योंकि लिटरेचर के क्षेत्र में काफ़ी वृद्धि हुई थी। जैसे कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है कालिदास का, याद रखिएगा बात को। फाइहन नाम के एक चीनी यात्री हैं जो इस समय भारत की यात्रा में आए थे चंद्रगुप्त सेकंड के समय में। और चंद्रगुप्त सेकंड का समय ही सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि इन्होंने कई सारे विद्वानों को अपने दरबार में संरक्षण दे रखा था, जिसमें कालिदास भी थे। इसी प्रकार से समुद्रगुप्त के बारे में अधिकतर जानकारी मिलती है किस चीज़ से? उनके अभिलेख से, जिसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। तो प्रयाग प्रशस्ति एक इंपॉर्टेंट क्या है, अभिलेख है, जो किसके बारे में जानकारी देता है हमको? समुद्रगुप्त की, उनकी मिलिट्री अचीवमेंट की, और किस प्रकार से उन्होंने ऑल इंडिया साम्राज्य स्थापित किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, यू कैन नॉट एस्केप इट। एरन अभिलेख का एक जिक्र होता है जो लगभग 510 एडी के आसपास का है। भानुगुप्त उस समय के शासक हैं। और हमें पहली बार जानकारी किस चीज़ की मिलती है? सती सिस्टम की। ओके, तो इन दिस वे Aaron inscription is one of the most important inscription as far as the सती सिस्टम is concerned। तो पहला हमको प्रमाण मिलता है किस चीज का? सती सिस्टम का, इंडिया में। सती सिस्टम क्या है ये तो डिस्कस करने के लिए काफी लंबा समय चाहिए हमें, लेकिन विष्णुगुप्त के बारे में जान लेते हैं कि ही वॉज द लास्ट गुप्ता रूलर। ओके, मैं ये सब चीजें जो आपके सामने लिखी हुई हैं इसको पढ़ दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये मैं बहुत जल्दी में आपको बहुत जल्दी में हूँ। मैं आपको अभी एक ब्लैंक पेज में इसकी एक पूरी सीक्वेंस बनाऊंगा आपके सामने, तब आपको पूरा समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ओके, नाउ कमिंग डाउन टू द पोस्ट गुप्ता पीरियड। पोस्ट गुप्ता पीरियड लगभग 150 साल का माना जाता है, जो 550 से लेकर 700 ईसी तक चलता है। इसमें कई सारे शासक हैं, नॉर्थ में, मिडिल में और साउथ में। तो तीन इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में जानेंगे जो इस समय सबसे अधिक डोमिनेट करते हैं, जिनका भारत के इतिहास में काफी महत्व है। एक तो है हर्षवर्धन, जो नॉर्थ पार्ट में शासन करते हैं बिटवीन 606 टू 647 एडी। एक राजा का नाम आता है पुलकेशिन सेकंड, हु बिलोंग्स टू द चालुक्य डायनेस्टी ऑफ बादामी। He ruled between 610 to 642. One more king, that is Mahendra Varman of Pallav dynasty. He ruled between 600 to 630. इसका मतलब ये हुआ कि जो तीनों इंपॉर्टेंट राजा हैं ये आपस में क्या थे? कंटेम्पररी थे, अर्थात क्या थे? समकालीन थे। तो याद रखने वाली बात है, कभी कभी कंटेम्पररी रूलर्स के बारे में भी नाम आपको अगर याद रहे तो आपको आसानी होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इसी प्रकार से देखेंगे ह्वेनसांग के टाइम पे, सॉरी हर्षवर्धन के टाइम पे ह्वेनसांग नाम के चीनी यात्री एक और आए हैं इंडिया में, और लगभग पूरे इंडिया में घूम रहे हैं ये। उस समय के समाज का वर्णन भी करते हैं अपनी पुस्तक जिसका नाम है सी यू की। और भारत को उन्होंने यिंतु नाम का शब्द दिया है, और उसके जरिए उन्होंने भारत की उस समय की दशा में प्रकाश भी डाला है। तो इस लिहाज से इनकी बुक काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो ह्वेनसांग पेड विजिट टू पल्लव डायनेस्टी आल्सो and to the court of the Harshvardhan also. Okay, so Huen-Sang is considered to be what? He was considered to be the prince of travelers among all. ठीक है, इसलिए इनका काफी महत्व है। तो जिस समय इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में हर्षवर्धन शासन कर रहे होते हैं, तो बहुत दूर सऊदी अरेबिया में एक बहुत बड़े धर्म की स्थापना होती है,
rise of Islam is one of the most important phenomena, not only for the as far as the हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज कंसर्न, जबकि इसने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। तो राइज ऑफ इस्लाम नीड टू बी हैंडल वेरी केयरफुली, और देखना चाहिए कि इसका जो विस्तार है वो सिर्फ इंडिया की तरफ नहीं, लगभग दुनिया में हर जगह हुआ। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अरब इन्वेजन ऑफ सिंध टुक प्लेस इन 712 एडी। तो 712 में इस्लाम की स्थापना करने के बाद, काफी सालों बाद, लगभग 90 साल के बाद, हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया, एंड ही वाज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर इन इंडिया। ही इन्वेडेड इन सिंध। सिंध वाला इलाका जो है वो उस समय इंडिया का हिस्सा था। ठीक है, तो यहाँ पर आक्रमण किया था। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी जो एंशिएंट इंडिया वाला जो प्रोग्राम है वो यहाँ पर आकर खत्म होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब मैं आपको इस ब्लैंक पेज में समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट मान लेता हूँ कि यहाँ से चलिए एंशिएंट इंडिया की शुरुआत होती है, तो मैंने एक खींच दी यहाँ पर लाइन। ओके, और यहाँ पर मैंने डॉट 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 लाइन बना दी है, और यहाँ पर मैंने एक डार्क लाइन फिर से खींच दी है। अब मैं आपको इस लाइन का मतलब समझाता हूँ। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा मान लीजिए क्या, यहाँ पर मैंने लिख लिया प्री हिस्ट्री। यहाँ पर मैंने क्या लिख लिया? प्री हिस्ट्री। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 712 एडी। और मैंने यहाँ पर एक लाइन खींच दी, और जो मैंने डॉट डॉट बनाया है इसको मैं मान लेता हूँ 712 से लेकर 1200 एडी तक। इट मीन्स व्हाट? दिस पीरियड इज कॉल्ड एज व्हाट? प्री मेडिवल इंडिया। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज प्री मेडिवल इंडिया, यानी कि पूर्व मध्यकालीन भारत है। तो मैंने डॉट डॉट क्यों बनाया? मैंने डॉट डॉट इसलिए बनाया क्योंकि ये एक ट्रांजिशन फेज है। क्योंकि हम ये कह नहीं सकते कि एंशिएंट पीरियड किस पॉइंट में आकर खत्म होता है और मेडिवल पीरियड किस पॉइंट में जाकर शुरू होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मेडिवल पीरियड की शुरुआत किस पॉइंट से मानी जाए और एंशिएंट पीरियड को हम कहाँ पर किस बिंदु पर लाकर खत्म करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज होती है, ऐसा फेज होता होगा हिस्ट्री में जिसको हम एज ऑफ ट्रांजिशन कहते हैं, अर्थात संक्रमण का काल। तो जो प्री मेडिवल इंडिया वाला पार्ट है उसको मैं क्या कह सकता हूँ? क्या मैं उसको संक्रमण का काल कह दूं? क्या ये कहना ठीक होगा? बिल्कुल सही होगा। संक्रमण के काल में हम देखते हैं कि इंडिया में कई सारे राजाओं का हमको उल्लेख मिलता है, चाहे वो राजपूत पीरियड हो, चाहे वो अरबियों का भारत में आक्रमण हो, चाहे महमूद गजनवी के आक्रमण हो, चाहे मोहम्मद गौरी के, साउथ इंडिया में चोलास एम्पायर, राष्ट्रकूट एम्पायर, पल्लव, चालुक्य, सो मैनी ऑफ देम। और उत्तर भारत में पालाज रूलर, गोपाल, धर्मपाल, ये सब चीजें जो रूल कर रहे थे। कन्नौज के बारे में हमको पढ़ने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि एक ऐसा पॉइंट आता है जिसको हम कहते हैं 1206। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्योरली हम कहाँ पहुंच जाते हैं? मेडिवल इंडिया में। तो हम कह सकते हैं कि 1206 के बाद प्योरली इंडिया का कौन सा भाग शुरू हो जाता है? मध्यकालीन भारत। और एक कब तक चलता रहा होगा? 1707 तक। इसके दो पार्ट हैं, एक है दिल्ली सल्तनत और एक है क्या? मुगल एम्पायर। फिलहाल हमारा जो आज का जो डिस्कशन है वो है एंशिएंट इंडिया। तो देखते हैं कि एंशिएंट इंडिया में मैंने लाइन खींची है, इसको आप मेन स्ट्रीम मान लीजिए। ठीक है, मेन स्ट्रीम का मतलब ये है कि हम मुख्य धारा के इतिहास को पढ़ेंगे। कहने का मतलब मेरा ये है कि हिस्ट्री हमेशा हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ती है। हमेशा कैसे बढ़ती है? हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ती है, पीछे नहीं बढ़ती कभी भी। तो अगर मैं एक लाइन खींचता हूँ यहाँ से, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि कोई एक धारा यहाँ से निकल सकती है जो कल्चरल डेवलपमेंट के बारे में बता रही हो। एक धारा यहाँ से निकल सकती है जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में बता रही हो, जिसका संबंध किसी न किसी एम्पायर से हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं मान लेता हूँ प्री हिस्टोरिक पीरियड, जो लगभग 2.5 लाख साल से पहले से का माना जाता है। इस पॉइंट को मान लेते हैं। यहाँ पे हम मान लेते हैं क्या? इंडस वैली सिविलाइजेशन। और मैं आपको छोटा सा नक्शा बना के समझाता हूँ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट इंडिया के किस हिस्से में हुआ था? तो वो इस हिस्से में हुआ था। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में। और कब तक डेवलप हुआ? आपको सबसे पहले डेट लिखी गई है 2600 से लेकर 1750 BC तक। यहाँ पर इस सभ्यता का विकास हुआ जो लंबे समय तक बनी रही, और एक दिन इसका अंत भी हुआ। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के तुरंत तुरंत बाद तो नहीं, लगभग 150 साल का अंतराल हमको मिलता है, और यहाँ पर शुरू होती है क्या? वैदिक सिविलाइजेशन। मजे की बात इसमें यह है कि वैदिक सिविलाइजेशन जो है ये भी क्या है? वैदिक सभ्यता जो है ये भी इंडिया के उस वाले हिस्से में ही डेवलप हुई थी जहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन का विकास हुआ था, अर्थात इस वाले हिस्से में। फिलहाल इस वाले इलाके को क्या कहा गया है? सप्त सैंधव प्रदेश। यहीं पर अगर आर्य लोग बसे थे। ठीक है, तो वैदिक पीरियड का जो टाइम पीरियड है वो है 1500 से लेकर 600 BC। लेकिन इसके दो पार्ट हैं, एक है ऋग्वैदिक पीरियड
जो 1500 से लेकर 1000 BC तक चलता है, और एक है पोस्ट वैदिक पीरियड जो चलता है कब से 1000 से लेकर 600 BC तक। ठीक है, 600 BC तक ये पीरियड चलता है, और इस समय इनका विस्तार कहाँ पर हो जाता है, टुवर्ड्स ऑलमोस्ट होल ऑफ द नॉर्थ इंडिया। So don't you think that this is one of the most important phenomena which took place between 1500 up to 600 BC? क्योंकि ये सिर्फ सभ्यताएं सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, इस समय ऐसी संस्थाओं की स्थापना हुई थी जो आज तक चल रही है, अर्थात जैसे कि वर्ण व्यवस्था आज तक कायम है, अर्बन सिविलाइजेशन काफी हद तक हमें सीखने को मिलता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से आज तक कायम है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हम किसी प्रकार से इन सभ्यताओं के ऋणी हैं, और हमारा जो हिंदू समाज है, ठीक है, अगर हम वैदिक सभ्यता की बात करें तो काफी हद तक उन्हीं संस्थाओं को आगे बढ़ा रहा है जो उस समय कभी स्थापित हो चुकी थी। ठीक है ना, डोंट यू थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट? यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैं यहाँ पर एक पॉइंट पे लाके रोक देता हूँ इसको, जिसको मैं लिखता हूँ यहाँ पर 6th century BC। ठीक है ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या, 6th century BC। तो 6th century BC एक बड़ी इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, जहाँ पर दो घटनाएं आपको देखने को मिलती हैं। पॉलिटिकल की अगर हम बात करें, देन वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, महाजनपद पीरियड। और अगर धार्मिक उसकी बात करें, देन वी शुड टॉक अबाउट व्हाट, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। So Buddhism and Jainism is one of the most important phenomena which took place in the 6th century BC। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग इस समय नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ टाइमलाइन ही है। बुद्धिज्म और जैनिज्म के जो संदेश थे उस समय के समाज को उन्होंने बहुत अधिक प्रभावित किया। ओके, ये आपको पढ़ना पड़ेगा डिटेल में, ऐसे समझ में नहीं आएगा ये। दूसरी बात, 6th century BC से लेकर अप टू 4th century BC वी हैव अ पीरियड ऑफ व्हाट, सूत्र पीरियड। सूत्र पीरियड, और इसकी जानकारी हमको मिलती है किस चीज़ से, ग्रह सूत्र से। और यहाँ पर काफ़ी चेंजेस देखने को मिलते हैं हमारे समाज में, समाज काफ़ी जटिल हो गया था। और एक शब्द आता है जिसको हम कहते हैं द्विज। द्विज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, जिसका मतलब होता है ट्वाइस बॉर्न, अर्थात जिसका दोबारा जन्म होगा। तो दोबारा जन्म होगा किसका, जो जिसका जनेऊ संस्कार होता है। ये इस समय की स्थिति को दिखा रहा है कि शूद्रों की स्थिति कुछ ठीक ठाक नहीं थी। ओके, नाउ अगेन सूत्र पीरियड के बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से मगध का राइज होता है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है जिसको आप बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो मगध एम्पायर का उदय, जो कि लगभग 544 BC से लेकर कब तक चलता है, 323 BC तक। एंड दिस मगध डायनेस्टी प्रोड्यूस वेरियस मगध एम्पायर प्रोड्यूस वेरियस डायनेस्टीज, जैसे कि उसमें हर्यक वंश है, शिशुनाग वंश है, नंद वंश है। ये नंद वंश सबसे लास्ट वाला वंश था, और उसी समय की बात है कि किस तरीके से चाणक्य को अपमानित करके बाहर निकाल दिया गया था, और चाणक्य ने फिर चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, सो वी हैव अलेक्जेंडर इन्वेजन, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो अलेक्जेंडर इन्वेजन ने भी काफी लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट रहा उस समय के भारतीय समाज में, पढ़ना पड़ेगा आपको। मौर्य एम्पायर इज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्पायर, इसको हम फर्स्ट एम्पायर कहते हैं। ठीक है, जो कब तक रहा, 185 BC तक। इसके बाद हम देखते हैं कि पोस्ट मॉडर्न पीरियड आता है। सो वी हैव लॉट्स ऑफ इवेंट्स विच टुक प्लेस इन द एंशिएंट इंडिया, और जो मेजर टॉपिक्स हैं उनको आप जरूर पढ़िएगा। मैं टिक मार देता हूँ कि आपको कौन कौन से टॉपिक में अधिक ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो देखिए, हड़प्पन सिविलाइजेशन आपको पढ़ना ही पड़ेगा, वैदिक सिविलाइजेशन की समझ आपको डेवलप करनी ही पड़ेगी। भले ही आप मेगालिथ कल्चर अगर छोड़ सकते हैं, अगर आपको समय की कमी है तो कम से कम वैदिक सिविलाइजेशन वाला पार्ट तो आप लोग पढ़ ही लीजिएगा हर हाल में। इसी तरीके से 16 महाजनपद में कम से कम आप ये कर सकते हैं कि जितने भी महाजनपद थे उनकी राजधानियां, यानी कि उनकी कैपिटल क्या थी और उनके राजा के नाम क्या थे, इतना तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। फिर मगध तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। खैर, बुद्धिज्म के प्रिंसिपल्स और जैनिज्म के प्रिंसिपल से एक एक क्वेश्चन जरूर आता है, यू कैन नॉट इग्नोर दिस पोर्शन, जिसके लिए मैं सलाह बिल्कुल भी नहीं दे सकता कि इसको छोड़ सकते हैं। अलेक्जेंडर इन्वेजन छोड़ सकते हैं अगर आपको लगता है कि टाइम वेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। मौर्य एम्पायर के बारे में कुछ भी अगर पढ़ें तो बिल्कुल भी अशोक के बारे में बिल्कुल भी ना छोड़ें, इसके धम्म, इसके एडिक्ट, यू हैव टू गो थ्रू इट। और कलिंग वॉर, ये सब आपको चीजें पढ़नी पड़ेंगी, ये एक लाइन में एक बार में आपको समझ में आ जाएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी, इसके अलावा तीन बुद्धिस्ट काउंसिल और सी हैं, और हैं पहली, दूसरी और चौथी। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स और इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज हैं जिनके बारे में कम से कम एक रीडिंग तो आपको करनी ही पड़ेगी, और 2 बार रिवीजन करने के बाद कम से कम आपकी जो समझ है हिस्ट्री की, एंशिएंट इंडिया की, वो आपको समझ में आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है,
तो इस पैटर्न पे पढ़ाई करिए, भले ही कोई सी किताब उठाइए, चाहे वो एनसीईआरटी की हो, चाहे वो 11th 12th वाली एनसीईआरटी हो, पुरानी वाली जो ओरिएंट ब्लैंक सॉल्व करके बिकती है अब, या आपकी कोई भी अपनी बुक हो सकती है, रोमना थापर की हो सकती है, डीएन झा की हो सकती है, सो मैनी बुक्स आर देयर। लेकिन जब भी पढ़ें तो इस सीक्वेंस को ध्यान में रखें। दिस सीक्वेंस विल हेल्प यू आउट कि कौन सी घटना कब हुई थी, ठीक है। तो बस आज के टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। थोड़ा जल्दी जल्दी हो रहा है ये, लेकिन फिर भी आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि कैसे इतिहास एक ही दिशा में बहता है, लेकिन उसकी कई सारी शाखाएं बन जाती हैं, ठीक है ना। तो ये जो मैं आपको अलग से जो शाखाएं बना रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि इसको मैंने पूरा मौर्य एम्पायर मान लिया मैंने। तो मौर्य एम्पायर के समय में कल्चरल एक्टिविटीज़ क्या थी, आर्ट और आर्किटेक्चर में क्या डेवलपमेंट हुआ था, ठीक है, अशोक के अभिलेख कैसे थे। तो इस पूरे चीज़ को समेटे हुए है ये, ठीक है ना। तो इतिहास को आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि वो सिर्फ राजाओं की कहानी या सिर्फ युद्धों का उल्लेख नहीं है। इतिहास में यानी कि हिस्ट्री में समाज का भी इतिहास होता है। किसका इतिहास होता है? समाज का। क्योंकि लिखा तो इतिहास जाता है राजाओं का, लेकिन समाज का भी अपना इतिहास है। तो ये यूपीएससी उस चीज में ज्यादा फोकस करने के लिए कहती है आपसे कि उस समय की कल्चरल एक्टिविटीज, उस समय की सामाजिक स्थिति पे ज्यादा फोकस करवाती है आपसे। इसलिए हिस्ट्री थोड़ा सा टिपिकल या थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नजर आता है। अगर खाली राजाओं के बारे में पढ़ना है तब तो सबसे आसान काम है हिस्ट्री को पढ़ना। लेकिन अगर हम उसके कल्चरल एस्पेक्ट को देखें तो थोड़ी सी इसको टिपिकलनेस उसमें शुरू हो जाती है। और कई अच्छी अच्छी किताबें हैं जिसने इस प्रकार की अप्रोच को पकड़ने का प्रयास किया है, जिसमें सतीश चंद्र मेडल इंडिया के लिए और प्राचीन भारत के लिए RS शर्मा की बुक मैं आपको रेफर कर देता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ। RS शर्मा की किताब आप जरूर पढ़िए, या एक किताब और रेफर कर सकते हैं, DN झा। बोथ आर बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और आपकी हिस्ट्री की समझ को बहुत तेजी से डेवलप करेगी, ठीक है, कम समय में कर सकती है। ओके, सो हैव अ नाइस डे, प्लीज वॉच दिस और पूरा वीडियो देखिए इसको, तभी आपको बात समझ में आ पाएगी कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, फाइन।